नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक करेंगे भाई। हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक करेंगे सर्वनाम। संज्ञा कर चुके हैं, आज हम करेंगे भाई सर्वनाम। संज्ञा हो चुका है, विकारी शब्द है, ये भी बता चुकी हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। विकारी शब्द होते हैं भी चार प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हमारा ये संज्ञा हो चुका है, सर्वनाम अगला विशेषण भी हो चुका है, आ जाएगी क्लास जल्दी। और फिर क्रिया एक बचेगा, वो कल कर लेंगे। तो आज हम देखेंगे भी सर्वनाम के बारे में। ये देखो, जहां भी हिंदी व्याकरण आती है, जिस भी पेपर में, छोटा बड़ा कोई भी पेपर हो, उसमें व्याकरण के जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है भाई ये क्लास। और सी टेट एस टेट के लिए तो खासकर है, यूपी टेट जो अभी होने वाला है। तो देखो, सर्वनाम, अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो सर्वनाम का अर्थ क्या है भाई? सर्व यानी कि सबका, और नाम तो आप सबको पता है, नाम यानी कि सबके नाम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होते हुए सर्वनाम। अब देखो, सबके नाम कैसे? जैसे हर आदमी का, हर किसी भी चीज का, दुनिया में जो भी चीज आई है उसका अपना एक अलग पहचान के लिए एक नाम रखा गया है। जैसे राम है, श्याम है, कोई भी है, सीता है, गीता है, ये जो नाम हैं, इनकी जगह हम क्या लगाते हैं भाई? जैसे राम स्कूल जाता है, राम सुबह जल्दी उठता है। अब राम के बारे में बार बार राम 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 प्रयोग करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगता। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार तो राम का नाम लेंगे और फिर उसके लिए हम वह शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वह सुबह जल्दी, राम स्कूल जाता है, वह सुबह जल्दी उठता है, वह बहुत ईमानदार है। तो इस तरह से हमने इनकी जगह में जो इस शब्द का प्रयोग किया, ये क्या है? सर्वनाम। ये जरूरी नहीं है, देखो इसके लिए भी यही शब्द प्रयुक्त होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, यानी सब के नाम के लिए ये एक शब्द बन गया। इसी तरह से यह है, ये है, मैं हूँ, हम हूँ, ये सब क्या है भाई? तू है, तुम है, ये शब्द सर्वनाम के रूप हैं और हर किसी के नाम की जगह ये काम करते हैं, उनकी जगह में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनको क्या कहेंगे हम? सर्वनाम। इनके सबके नाम की जगह पे हम इनको प्रयोग करते हैं। अब व्याकरणिक दृष्टि से ये तो था भाई आपकी पहचान है, आपके मस्तिष्क में एक सामान्यीकरण करने के लिए कि आपको कुछ अलग ना लगे ये सर्वनाम क्या आ गया, आप समझ सको, आपके मस्तिष्क को खोलने के लिए तो ये मैंने बताया। अब व्याकरणिक दृष्टि से इसकी परिभाषा लिखोगे आप, तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? सर्वनाम कहते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द संज्ञा क्या है भाई? आप सब अभी पता चला भाई, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम क्या है? संज्ञा। और उसके स्थान पे जो शब्द आगे, यह, वह, ये सब, तू, तुम, मैं, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम है भाई। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है भाई, सर्वनाम के भेद। देखो, सबसे ज्यादा सी टेट, एस टेट, यूपी टेट में प्रश्न एक जो पूछा जाता है वो विशेषण और सर्वनाम के भेदों की संख्या पूछी जाती है। मैंने कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में हर रोज स्टडी करती हूँ पीछे की, उसके बाद ही आपकी क्लास तैयार की जाती है। तो वहां मैंने देखा कि भेद अगर पूछे जाते हैं तो इन दो के सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। और विशेषण करवा चुके हैं, उसमें कितने भेद हैं भाई? 4 भेद हैं विशेषण के। क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा चैनल है, बहुत ज्यादा लोग उसको देखते हैं क्योंकि वो काफी पुराना है। देखो, हम तो अभी 1 महीने से ही ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे लाखों में उसको बच्चे देखते हैं, लेकिन वहां क्या बताया गया है? विशेषण के भेद 5 बता दिए उसने। सर कोई थे, पढ़ा रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि विशेषण के भेद 5 है। 5 कहाँ है भैया? उनसे पूछना आप। 5 भेद नहीं है, हमारी केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली में है,
और वो हमारे व्याकरण के नियम निर्धारित कर किए जाते हैं वहाँ पे, और उन नियमों के अनुसार हमें यहाँ पढ़ाना होता है। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से हम यहाँ कुछ भी करवा दें। वो परीक्षा उपयोगी ढंग से पढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो ये 4 बताए जा रहे, ये 5 है तो ये कुछ क्लास में इसमें खास है, नहीं भाई। बच्चों को ऐसे गुमराह मत करो। वो व्यक्तिवाचक विशेषण एक अलग से मैंने भी बताया है, भेद में नहीं गिना जाता। वो भेद तो 4 ही हैं। अब अव्यय के भेद देखो 4 ही हैं, लेकिन निपात हर बार सी स्टेट में पूछा जाता है। देखो ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि कल ही किसी ने क्लास में ही ये टॉपिक था कि मैम वहाँ तो 5 बताए जा रहे हैं भेद, वहाँ 6 बताए जा रहे हैं। तो ये आप लोगों के सामने भी ये समस्या होगी, क्योंकि अव्यय के भेद देखो, अव्यय के भेद 4 हैं, लेकिन निपात तो हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं भाई। और निपात अव्यय के बल्कि भेद कहीं आते भी बहुत कम है। या तो क्रिया विशेषण के बारे में एक जो जगह पूछा जाता है, निपात से हर जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। निपात अव्यय है लेकिन भेद नहीं है अव्यय का। आप ये नहीं कह सकते कि अव्यय के भेद 5 हैं, नहीं, भेद तो 4 ही हैं। जो 5वां हम निपात पढ़ते हैं ना, वो अव्यय जरूर है लेकिन भेदों में काउंट नहीं है। हर अपवाद होता है, हर किसी जगह आप जाओगे तो आपको अपवाद नजर आएगा, और वो अपवाद है। और विशेषण में भी ऐसे ही अपवाद है, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो बिल्कुल भी इस बात की गलती भूल मत करना आपकी कहीं, क्योंकि भेद विशेषण के भी पूछे जाते हैं और सर्वनाम के भी पूछे जाते हैं। तो विशेषण के भेद पूछे जाएंगे तो आप क्या बताओगे, वहां सिर्फ आप 4 भेद बताओगे। सर्वनाम के भेद पूछे जाएंगे तो 6 भेद बताओगे भाई आप। देखो ये 6 मैंने ऐसे लिखा, और ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको, ये विसर्ग लगा दिया आगे। लेकिन देखो ये विसर्ग होती है संस्कृत में, हमारे हिंदी में विसर्ग नहीं लगाते, क्योंकि बाबू श्याम सुंदर दास जो थे उन्होंने उनके अनुसार ये जो नियम निर्धारित संशोधन किया गया था, उस समय विसर्ग की जगह है का प्रयोग किया गया था ना। हाँ, विसर्ग की जगह है और अनुस्वार की जगह क्या, जो आप ये लगाते हो ना आधा, आप लगाओ ये आधा अक्षर, आधे अक्षर की जगह आप क्या लगाओगे, अनुस्वार का प्रयोग करोगे। ये नियम बने हुए हैं भाई कुछ, क्योंकि हमारे देखो एचटेट बहुत गंभीरता से पूछा जाता है सभी परीक्षाओं से ज्यादा, और वहां ये प्रश्न पूछा गया था, ऐसे लिखे हुए थे कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, हिंदी के अनुसार शुद्ध कौन सा है। तो फिर इसको माना गया था, ये नहीं आप विसर्ग वाले को। ठीक दोनों है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन आप ठीक इसको मानोगे हिंदी के अनुसार, क्योंकि हमारी संस्कृत नहीं पढ़ रहे हम पढ़ रहे हैं हिंदी। तो हिंदी में विसर्ग के लिए हम है का प्रयोग करते हैं। चलो ये तो थी कुछ कॉमन बातें जो आप लोगों ने अभी बताई, तो उनका आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करना जरूरी था। तो अब हम देखेंगे भी सर्वनाम के भेद कितने हैं भाई, 6 भेद हैं। तो आप ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे लिख लो, इनको 6 भेद हैं भाई। अब देखो कौन कौन से हैं ये भेद, ये देखते हैं भाई। सबसे पहले तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम है भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पे है भाई फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पे है भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले नाम याद करो, फिर इनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, विश्लेषण आगे करेंगे। चौथे नंबर पे है भाई फिर संबंधवाचक सर्वनाम। और 5वें नंबर पे है भाई फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6ठे नंबर पे है भाई फिर निजवाचक सर्वनाम। ये है भाई सर्वनाम के 6 भेद हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ये आपको याद करने हैं। और सर्वनाम क्या होते हैं भाई, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखेंगे भाई इनका ये है क्या, इनके अंदर क्या है, इनका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। भेद से भी पूछे गए हैं प्रश्न, जैसे पीआरटी आप देते हो जेबीटी बेस्ड
एस्टेट या यूपीटेट, तो वहाँ आपको सिर्फ इतने में ही काम चल जाता है। और यदि आप बड़ी पीजीटी टीजीटी देना चाहते हो तो फिर वहाँ क्या है, थोड़ा सा अंदर से पूछ लेते हैं, थोड़े सी गंभीर प्रकृति के प्रश्न, तो वो भी करना जरूरी है भाई। अब देखो पहले वाला करेंगे हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो पुरुष कितने होते हैं भाई, आप सबको पता होगा भाई, पुरुष होते हैं 3। पुरुष का मतलब है भाई, देखो आप, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, 2 तो ये हो गए। एक तो उत्तम पुरुष तो बोलने वाला, और एक मध्यम पुरुष क्या है, आप सुनने वाले, और फिर अन्य पुरुष, हम किसी की बातें कर रहे हैं ना, तीसरे किसी व्यक्ति की, वो क्या है, अन्य पुरुष। तो उसको ये 3 इसके फिर भेद किए गए हैं, या 3 रूप होते हैं, आप ये मान सकते हो पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो लिखो भाई, इसके फिर से 3 भेद किए गए हैं भाई, 3 भेद किए गए हैं। और सबसे पहला जो भेद है इसका वो है भाई उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है भाई, ये होता है भाई वक्ता, यानी कि बोलने वाला। बोलने वाला, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वो तो क्या होता है भाई उत्तम। यानी कि आप बोल सकते हो कि वक्ता, वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वक्ता अर्थात बोलने वाला। बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो उत्तम पुरुषवाचक में क्या है, वक्ता यानी कि बोलने वाला। जैसे अब बोलने वाला यहाँ कौन है, वक्ता यानी कि मैं शब्द का प्रयोग करेंगे हम, जैसे मैं है। अब मैं का अगर बहुवचन बताएंगे हम, 2 बोलने वाले हैं तो हम हो जाएगा। और फिर इससे बनने वाले जो विभिन्न रूप है ना भाई, हम, हमने, हमारा, ये सब उत्तम पुरुषवाचक में हम गिनेंगे इनको। क्योंकि देखो लिखो, जैसे मैं गृह कार्य कर रही हूँ, ये 1-2 प्रश्न पूछे गए भी। जैसे हम कल घूमने जाएंगे, ये ऐसे के ऐसे प्रश्न पूछा गया है, हम कल घूमने गए थे। और ये देखो ऐसे पूछा गया, और फिर इसमें क्या था कि ये कौन सा है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो वक्ता यानी कि बोलने वाला होता है, मैं से जो बनते हैं ना सर्वनाम के रूप, मैं है, हम है, हमने, हमको, हमारा, जो भी सब आपको दिखेंगे वो किस में आएंगे भाई, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। 1-2 वाक्य और देखो जो पूछे गए, हमारा सारा काम पूरा हो गया, हमारा सारा काम पूरा हो गया। आसानी से आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो, क्योंकि ये सब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और बिल्कुल कोई मुश्किल इसमें नहीं है। यहाँ लिख लो भाई, मैं है, हम है, हमारा है, या फिर मैंने है। मैं के भी तो रूप बनेंगे ना, और हमारा, हम के भी रूप बनेंगे, कई हमने है। तो ये सब किस में गिनेंगे भाई, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में गिनेंगे। अब इसका जो दूसरा आएगा वो देखो भाई मध्यम पुरुष, लिख लो इनको, क्योंकि नोट्स अभी बनाओगे ना आप, फिर उसी तरीके से याद करोगे। क्योंकि रिवीजन के टाइम ये नहीं है कि आप क्लास खोल के बैठोगे, या तो इसकी स्पीड तेज करके आप सुनना चाहो ना इसकी क्लास की, तो वो सुन लेना बाद में, वरना अपने नोट्स बनाओ और फटाफट फटाफट रिवीजन करो। अब देखो भाई दूसरा हम देखेंगे फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, इसको लिखो। अब इसी का जो दूसरा रूप आएगा, ये इसी का भेद था उत्तम पुरुषवाचक 1। अब दूसरा जो इसका है वो है भाई मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये अभी आपको आसान लग रहे हैं, लेकिन वहां 1 नंबर कटेगा आपको अगर ध्यान से नहीं समझा तो। दूसरा जो इसका भेद बनेगा वो है भाई मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है भाई, जैसे जो श्रोता होता है ना उसको बोलते हैं मध्यम, यानी कि वक्ता उत्तम तो बोलने वाला होता है और श्रोता क्या होता है, मध्यम सुनने वाला। यानी कि श्रोता के लिए जिन शब्दों का, श्रोता अर्थात सुनने वाले, अर्थात सुनने वाला, और आप लिखना चाहो तो पूरी परिभाषा लिख लो कि सुनने वाले या श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कौन से होते हैं भाई, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और मध्यम में कौन कौन से आएंगे, जैसे देखो तू है, तुम है। अब तू और तुम से जो भी शब्द बनेंगे, तू, तुम, तुमने, लेकिन एक और अलग यहाँ हम लिखेंगे भी आप, क्योंकि हम देखो किसी को सम्मान देने के लिए तुम शब्द का प्रयोग नहीं करते, आप बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश में तो देखो यू से काम चल जाता है, यू का मतलब तुम भी है और आप भी है, लेकिन हमारी हिंदी में देखो भाई तुम छोटों को लिए तो तुम प्रयोग कर देते और बड़ों को सम्मान देने के लिए क्या हम आप का प्रयोग करते। तो ये आप भी किस में आएगा, फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। ये एक दो बार पूछा गया है। अब देखो भाई तीसरा जो है, अब इसमें से कुछ भी तुमसे पूछा जाए, जैसे देखो तुमने अब तक खाना नहीं खाया, ये एक बार पूछा गया, तुमने अब तक खाना नहीं खाया। अब देखो यहाँ तुमने जो आया ये आपको रेखांकित मिलेगा और पूछा जाएगा इस सर्वनाम का कौन सा रूप है, तो फिर इसमें क्या आप लगाओगे कि पुरुषवाचक है, और पुरुषवाचक में कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक है। अब तीसरा देखेंगे भी हम अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं भाई, यानी कि एक तो होता है बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक जो तीसरा जिसकी हम बातें कर रहे हैं वो हो गया भाई अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य में जैसे देखो लिखो वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं है, ऐसे मत लिखो आप, क्योंकि ये उलझाने वाली परिभाषाएं होती हैं, आपके समझ में नहीं आती। अन्य पुरुषवाचक का मतलब है कि वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात करते हैं, किसी थर्ड पर्सन जिसको आप बोलते हो, वो होता भी अन्य पुरुष, यानी कि वक्ता व श्रोता के द्वारा किसी अन्य की बात की जाती है, अन्य यानी कि किसी दूसरे की, अन्य की बात की जाती है, वो क्या है भाई, वहां क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है भाई। अब देखो जैसे आप देखना चाहो तो जैसे वह है मैंने आपसे, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो, और मैं कहूं कि आज मेरी उससे बात हुई, मैं बता तो आपको रही हूं, लेकिन वो उससे जो है वो तीसरा कोई आदमी है, वो क्या है, यानी कि वह शब्द हम करेंगे। जैसे वह आज कक्षा में नहीं है, मैं आज ऐसे बोलूं आपको, वह आज कक्षा में नहीं है, यानी कि वह जो है, यानी कि मैं आप लोगों को बता रही हूं कि वह कक्षा में आज नहीं है। बता तो मैं रही हूं, मैं तो क्या उत्तम पुरुषवाचक वक्ता, सुन आप रहे हो तो आप क्या श्रोता, यानी कि मध्यम पुरुषवाचक, और किस बात किसकी हो रही है, किसी दूसरे की हो रही है जो आज आया नहीं है, यानी कि वो क्या है, फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से देखो एक दो उदाहरण आप और देखो, इसमें क्या देखेंगे भाई, यह, वह, वे, उन्होंने, ये जो शब्द आएंगे ना, ये देखो यह, वह, उन्होंने, उसने, ये इस तरह के जो शब्द आएंगे वो किस में आएंगे भाई, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। इस तरह कोई भी वाक्य बना के दे दिया जाए या अकेला पूछ लिया जाए तो आप आराम से बता सकते हो। अगला हम देखते हैं भाई जो भेद है इसका निश्चयवाचक सर्वनाम का ना, सर्वनाम का अगला भेद क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा, उसके बारे में देखेंगे हम। दूसरे नंबर का जो है वही निश्चय।
अब देखो भाई दूसरा जो सर्वनाम का भेद है ये है भाई निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या है भाई कि ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं वो क्या होते हैं भाई निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको हटा देते हैं पहले। जो सर्वनाम शब्द लिखो पहले, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं वो क्या होते हैं भाई निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब देखो उदाहरण से समझ में आएगा ये आपको। जैसे देखो बिल्कुल पूछा गया है भाई यह पतंग, यह मेरी पतंग है। देखो यह मेरी पतंग है, यानी कि ऐसे के ऐसे ये प्रश्न पूछा गया है। ये कौन सा है भाई सर्वनाम का रूप आपसे पूछा जाएगा, तो ये कौन सा सर्वनाम का रूप है भाई निश्चयवाचक सर्वनाम का रूप है। यानी कि निश्चित रूप से ही पक्का है कि ये पतंग इन्हीं की है भाई। मैं बोलूँ कि यह जो है मेरी पेन है या मेरा पेन है, मैंने ऐसे बोला कि ये मेरा पेन है, यानी कि ये एक निश्चित है कि ये मेरा ही है। निश्चितता और अनिश्चितता दिखेगी वहाँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो एक उदाहरण, वे चंचल बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये भी पूछा गया है एक बार। अब देखो भाई अनिश्चय सर्वनाम के बारे में देखेंगे हम। इस तरह के कोई भी आएगा तो आप आराम से पहचान लोगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं भाई जो सर्वनाम शब्द, लिखो इसकी परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द। अब देखो ये परिभाषा ही इसकी पूछी गई है एक बार पीजीटी एस्टेट में कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का, देखो ऐसे के ऐसे लिखी हुई थी भी घटना, ये शब्द भी एज इट इज मैं आपके सामने लिखवा रही हूँ कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध न कराएं, निश्चित बोध न कराएं, वहां वो कौन से होते हैं भाई, वो होते हैं भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम तो हैं लेकिन अगर निश्चितता दिखा रहे हैं तो क्या है, फिर वो निश्चय में चले जाएंगे, लेकिन निश्चित बोध नहीं दिखा रहे, वो क्या है भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब भेद देख, इसके वो भेद कह रही हूँ, वो लिखिए कि यहाँ कुछ हो गया है। जैसे देखो यहाँ कुछ हो गया है, अब देखो कुछ हो गया है यानी कि कुछ हो गया, कोई कांड हो गया। तो अब देखो यहाँ कुछ की जगह हम जो शब्द इस्तेमाल करेंगे ना वो संज्ञा होगी, कुछ हुई है, कोई घटना हुई है ना, और उस घटना की जगह हमने कुछ शब्द इस्तेमाल कर लिया। तो घटना क्या थी, संज्ञा का एक रूप था, और उसकी जगह जो शब्द आया वो क्या है, सर्वनाम है, लेकिन कुछ आया है। तो यानी कि निश्चित पता होता क्या हो गया है तो निश्चयवाचक में, लेकिन नहीं पता तो फिर क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप उसको बोलेंगे। जैसे बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। अब देखो कोई खड़ा है यानी कि कोई उसका नाम होगा। अगर देखो बाहर जैसे दरवाजा खटखटाया किसी ने, हम कहते हैं कि कोई आया है, अब उसका नाम तो होगा ना, कोई राम श्याम कोई भी। तो आप ये लगाओ कि संज्ञा के स्थान पर आया वो क्या, सर्वनाम। बाहर कोई खड़ा है, वो कोई क्या था, उसका कोई नाम है लेकिन हमें पता नहीं है, निश्चितता नहीं है कौन है। अगर निश्चितता होती तो क्या हो जाता, निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन अनिश्चितता है तो यहाँ क्या है भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो हमने देखा। अब हम अगला भेद, चौथा जो भेद है इसका वो करेंगे भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम, या इससे पहले क्या लिखा था संबंधवाचक। चलो संबंधवाचक कर लेते हैं पहले।
जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं। तीसरा लिखो भाई संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। देखो आवाज थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ी सी सर्दी की वजह से थोड़ी सी तकलीफ है, आपको भी पता है इस बात का, क्योंकि बीच बीच में ही खांसना पड़ता है। तो देखो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, 1-2 दिन हो जाएगा आराम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं भाई? वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं या संबंध दिखाते हैं अपना, वो क्या होते हैं? वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। देखो वे सर्वनाम शब्द जो दूसरे सर्वनाम या संज्ञा या दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध दिखाते हैं या संबंध बताते हैं, संबंध प्रकट करते हैं, वो कौन से होते हैं भाई? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंध जैसे कैसे? दूसरे शब्दों के साथ जैसे एक कहावतें होती है ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे, इनके संबंध हो गया दोनों चीजों का आपस में। तो वो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना, वो संबंधवाचक में पूछे जाते हैं और बहुत पूछे जाते हैं भैया। देखो यहाँ से आपको ये फायदा है कि इंग्लिश, जहाँ आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है ना, तो इंग्लिश में भी आपको फायदा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंग्लिश में भी ये पूछे जाते हैं, एज यू सो सो सेल यू रिप, ऐसा कुछ पूछा जाता है। मुझे ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, लेकिन देखो इसमें हमारे जैसे देखो ये उदाहरण आया हुआ है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, बिल्कुल आया हुआ है ये, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये तो क्या है भाई? जैसा और वैसा, ये कैसे हैं? संबंधवाचक सर्वनाम सूचक हमें। और दूसरा एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया, जिसने चोरी की वह पकड़ा गया, बिल्कुल पूछा गया है भाई। ये पहले भी लिखवाया है मैंने, कहाँ लिखवाया है ये नहीं पता, लेकिन जिसने, क्योंकि वो शायद वो एक मिक्स क्लास है जिसमें पेपर से 1-2 दिन पहले डाली थी वो क्लास है, आपका पुलिस वगैरह का कोई पेपर था, उसके लिए वहाँ पे मैंने करवाए थे, जिसने चोरी की वह पकड़ा गया। तो ये क्या है भाई? देखो जिसने चोरी की वह पकड़ा गया, यानी कि संबंध एक दूसरे का दिखाया जा रहा है। तो यहाँ क्या है भाई? संबंधवाचक सर्वनाम है। इस तरह से आप आसानी से पहचान पाओगे। अगला करते हैं भाई प्रश्नवाचक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना ही समझना है, 2 बार बोलो 4 बार समझ में तो आ ही गया है आपको। अब देखो अगला लिखो इसको, प्रश्नवाचक में क्या होगा भाई? हम प्रश्न करेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के बारे में। प्रश्न करने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं वो क्या होते हैं भाई? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। देखो अगला क्या है, इसका भेद है भाई 5वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है भाई? किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के संबंध में प्रश्न का बोध कराने वाले जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में, घटना के आदि के संबंध में प्रश्न का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं भाई? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब जैसे देखो इसमें आप देखोगे, जैसे
ये पूछा गया भाई मुख्य अतिथि कौन है, मुख्य अतिथि कौन है। अब देखो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है यहाँ, और कौन है यानी कि कोई आदमी है मुख्य अतिथि, और उस आदमी के नाम की जगह हमें पता नहीं है कौन आ गया। यहाँ देखो जैसे मुख्य अतिथि कौन है, देखो कई बार आपको समझ में दिक्कत होती है, बाद में आप पूछते हो। तो देखो जैसे मुख्य अतिथि कौन है, अब कोई भी आप किसी का भी लगा लो, जैसे कोई भी है, कोई महान आदमी है, जैसे वो आपने कोई नेता है या कोई आपके एजुकेशन से संबंधित जुड़ी हुई कोई बड़ी हस्ती है, वो आपने मुख्य अतिथि बनाया, तो उसका नाम तो होगा ना कोई, वो यहाँ वो नाम यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन अब नाम का नहीं पता, तो ये जो कौन आया है ये क्या है भाई, देखो ये ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न आपसे कि ये कौन सा सर्वनाम का रूप है, तो ये क्या है भाई, प्रश्नवाचक सर्वनाम है भाई, क्योंकि प्रश्न किया गया है और ये चिन्ह भी आपको मिलेगा प्रश्नवाचक पीछे। जैसे यह प्लेट किसने तोड़ी, ये तो पूछा गया है शायद राजस्थान वगैरह का कहीं रिट वगैरह का पेपर में, यह प्लेट किसने तोड़ी, तो यानी कि ये भी प्रश्न किया गया है यहाँ, ये है भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक आखिरी बच गया हमारा क्या, निजवाचक सर्वनाम, इसको लिख लो अच्छे से, फिर वो सीखेंगे। अगला और आखिरी जो हमारा भेद है भाई सर्वनाम का, वो है भाई निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है भाई छठा भेद जो है वो है भाई निजवाचक सर्वनाम। अब देखो निजवाचक सर्वनाम क्या है, निज क्या होता है भाई, निज क्या होता है, अपना, निज अपना, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है। देखो निज का शाब्दिक अर्थ या आप लिख सकते हो अपना, इसका जो अर्थ है वो है भाई अपना, निज होता है अपना। अब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, इसकी परिभाषा लिखेंगे तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं से संबंध स्थापित करने के लिए करता है, स्वयं से संबंध बताने के लिए करता है, वहां क्या है भाई निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कैसे, जैसे जैसे इसने कहा कि मैं अपने आप विद्यालय जाता हूं, मैं अपने आप यानी कि कोई छोड़ के नहीं आता, मैं अपने आप विद्यालय जाता हूं। तो ये इस तरह के जो शब्द आपको दिखेंगे कि गांधी जी सारा काम स्वयं करते थे। देखो ये प्रश्न भी पूछा गया है, गांधी जी अपना सारा काम स्वयं करते थे। जैसे मैंने कहा आपको कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो ये स्वयं जो शब्द है ये अपने आप के लिए आ रहा है, तो यहाँ क्या है भाई निजवाचक सर्वनाम है। और वैसे भी आप अपने जीवन में भी अपने काम स्वयं करने चाहिए, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी काम हो, चाहे वो हमारा अपना जो काम है, अगर हम दूसरे से करवाते हैं तो ये लगाओ कि हम अपाहिज तो है नहीं, क्यों करवाएं भाई। तो अपना काम स्वयं करना चाहिए, चाहे बिल्कुल आप बिल्कुल स्टडी में बिजी हो, मम्मी पापा आपका कितना सहयोग करें, लेकिन ये नहीं है इतने भी बिजी नहीं हो, क्योंकि 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। अपना काम व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए। उससे देखो एक आप में चपलता, चंचलता और जो करके देखते हो वो एक स्किल, कौशल आपके अंदर विकसित होगा और कॉन्फिडेंस आएगा उससे आपके अंदर। तो ये क्या है, हमने देखे भी सर्वनाम के भेद देखे हैं और सर्वनाम क्या होते हैं वो देख लिए। अब देखो ये था भाई हमारा सर्वनाम का जो एक टॉपिक संज्ञा का हो चुका है, विशेषण का और ये सर्वनाम का भी।
अब विशेषण वाले में देखो एक दो प्रश्न क्यूरी आप लोगों की आई है कि जैसे उसमें 3 अवस्थाएं होती है, भाई वो होती है विशेषण की। जैसे लघु है, लघुतर, लघुतम, तो उत्तमावस्था, मध्य अवस्था, उत्तरावस्था और मध्यमा उत्तमावस्था, ये विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। बाकी वो प्रश्न पूछा नहीं जाता, कभी पूछेंगे तो देखो इस तरह से 1-2 बार आ सकता है, वो भी छोटी बिल्कुल उसमें, कि जैसे लघुतम, ये पूछेंगे कि विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो ये तीन अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखो एक बार अच्छे से देखेंगे, जैसे विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूल अवस्था, और एक क्या होती है उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तमा अवस्था। अब देखो मूल में तो क्या है, जैसे मैंने अभी लघु लिखा था, लघु। उत्तरा में क्या है, लघुतर, और उत्तमा में क्या है, लघुतम, बिल्कुल उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ आप जिसको बोल सकते हो। जैसे आप डिग्री पढ़ते हो ना, जो इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट, इसी तरह से है भाई ये हमारे हिंदी में भी क्या इसको मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बोलते हैं। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं ये तीनों। सर्वनाम में पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है सर्वनाम की नहीं है, ये विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। ये विशेषण वाले टॉपिक में शायद नहीं करवाया, हम लोग जल्दी में थे या जो भी था, आता भी नहीं है, लेकिन आ जाए तो आप यहाँ देख लेना। अब चलो ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। अगर देखो आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप देखो हमारे विबोध एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो, कमेंट्स में डाला करो, क्योंकि उत्साह बढ़ता है इससे टीचर का। और उससे कुछ ज़्यादा ये तो है नहीं कि पैसे वैसे मिलते हैं किसी को, लेकिन उत्साह बढ़ता है, टीचर को ऐसा लगता है कि भाई अगर हम कुछ मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जा रही है, किसी के लिए करवा रहे हैं, वहाँ पहुँच रही है बिल्कुल ठीक जगह पे, तो ये संतुष्टि होती है एक मन के अंदर। तो आप लोग इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि आगामी परीक्षाओं, सभी परीक्षाओं में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। बार बार हम यही बताते हैं आपको कि कहीं आप ऐसा न मान लो कि अब, क्योंकि अब स्टार्टिंग है हमारी, तो आप ये सोचोगे कि पुराने चैनलों से आप जुड़े रहते हो कि वहाँ से सीखेंगे। इतने बच्चे भेड़ चाल मत चलना कहीं भी कि वो 50,000 बच्चे देखते हैं, वहाँ 10,000, 5,000 देखते हैं, वहाँ देखेंगे हम। तो उस रेस में नहीं रहे आप अलग हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको गुणवत्ता चुननी है। भेड़ चाल की तरह ये नहीं है कि बच्चे उसको देख रहे हैं तो उसको ही देखते चलो। अब उसको देख के यदि आपने विशेषण के 5 वेद बता दिए तो आप तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण गिन लिया आपने, तो आप तो मारे गए वहाँ, क्योंकि गलत हो गया आपका तो वहाँ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।